मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं कोई 30 क्वेश्चन मैंने लिया है और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इस वजह से सारी तैयारी तो मैंने करवाई रखी है। अब कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो चीज मैं करवाने वाला हूं ताकि आपका पूरा जितना भी चीज हो मतलब एक तरीके से श्योर हो जाओ कि हाँ भाई नंबर पूरे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन के आंसर पता है फटाक से वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो उनको लिख लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में एट द एंड मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे किस हिसाब से जो टिप्स वगैरह मुझे देना है वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा, क्योंकि कल तो पेपर ही है, टाइम तो मिलेगा नहीं बताने का, इस वजह से सारी चीज़ आज डिस्कशन में कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्न को करने अनिवार्य है, ये तो है ही। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? फटाक से आंसर बताइए। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वीडियो पॉज करके बता सकते हैं आप, वैसे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज ये क्वेश्चन को तो मैंने करवाई रखा है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर डाली है, तो इसका मतलब क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये जो सिस्टम चलती है वो भारत में चलती है, और इसका मतलब क्या होता है कि जो चुनाव होता है, चुनावी जो रेस होता है उसमें सारे व्यक्ति पार्टिसिपेट तो करते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो उन प्रतिनिधियों में जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है, जाहिर सी बात है चुनाव को कौन जीतेगा? वही व्यक्ति जीतेगा। तो इसी वजह से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो चुनावी रेस में जो सबसे ज्यादा आगे होता है, ग्रोथ पे होता है, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। तो इसमें देखिए, इसमें ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे जीतता है वही जीतता है। तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली सिस्टम चलती है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, निर्वाचन या चुनाव बात एक ही है, या भारतीय चुनाव आयोग बोल लो या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग बोल दो। तो इसका कार्य होता है, क्या कार्य होता है? मतदान सूची तैयार करना, हाँ इसका कार्य होता है बिल्कुल। चुनाव के संचालन का अधीक्षण करना, बिल्कुल होता है। नामांकन प्रणाली तैयार करना, बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही काम भारतीय निर्वाचन आयोग करती है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई समतुल्य ना हो। समतुल्य का मतलब होता है जिसका कोई मुकाबला ना कर पाए या फिर उसके मुकाबले कोई हो ही ना हो। ठीक है, तो जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। तो ये जो कथन है किसने कहा था? तो जल्दी से आप जवाब दीजिए अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। कांट ने ये चीज बोला था कि जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिनका कोई समतुल्य ना हो उनकी गरिमा होती है, ये कांट ने बोला था। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि नैतिकता पे सबसे ज्यादा किसने बात किया है, तो वो है कांट ने ही बात किया है नैतिक को लेकर, क्योंकि इनका कहना ये भी था कि जो व्यक्ति हमें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये भी कौन बोला था? ये भी कांट ने ही बोला था। तो इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाता है? तो फटाक से बताइए, केंद्रीकृत मॉडल को, ऊपर से नीचे का मॉडल, विकेंद्रीकृत मॉडल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान है, ये तो कितनी बार मैंने क्वेश्चन करवाया है, इंपॉर्टेंट इसलिए एक बार और करवा रहा हूं मैं। भारतीय संविधान है क्या है? लचीला, कठोर, आसान या कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विकासशील देशों की मुख्य समस्या थी क्या? विकासशील, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एक होता है विकसित, क्या होता है? विकसित। विकसित का मतलब होता है जिनका डेवलपमेंट हो चुका है। एक होता है विकासशील, विकासशील का मतलब होता है जिनका डेवलपमेंट अभी क्या है? प्रोग्रेस में, यानी कि धीरे धीरे करके हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? विकासशील बोलते हैं। तो विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या होती है? तो जाहिर सी बात है बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, यहाँ पे जो बेस पॉइंट होती है उन चीजों का अभाव होता है। अगर कोई भी सरकार अपने बेस पॉइंट को मजबूत बना लेती है
तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस के राह पे बढ़ती है। तो मुख्य यानी कि मेन समस्या क्या होती है? बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इसमें सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा। दो चीज, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, याद करके जाइएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। आप मुझे बताइए 73वां संशोधन किसके लिए किया गया था, 74वां संशोधन किसके लिए किया गया था? जल्दी से बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है और इसमें राइट आंसर होगा आपका पहला, यानी कि थुगुन समिति ने इस चीज की सिफारिश की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और याद करके रखना है कि स्थानीय शासन जो था, इसका संवैधानिक जो दर्जा वो दिया गया था, तो जब ये पेश किया गया था, कब संसद में पेश किया गया था और ये कब वहां से पास हुआ, यानी कि संसद से कब पास हुआ, ये आपको बताना है। और इसको कब लागू किया गया, 2 डेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब कब, एक तो संसद में ये कब लागू हो गया था, कब इसको पास स्वीकृति मिल गई थी, तो 1992 में स्वीकृति मिल गई थी। और ये लागू कब से हुआ था, 1993 से हुआ था। तो ये आपको याद करके रखना है कि संवैधानिक दर्जा जो हुआ था 1992 में इसको स्वीकृति मिल गई थी और 93 में क्या हो गया, इसको लागू कर दिया गया था। आगे, नेल्सन मंडेला का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला का संबंध है कहां से? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से या पश्चिमी अफ्रीका से? तो जाहिर सी बात है दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है, नेल्सन मंडेला। इन्होंने काले गोरे को भेद को लेकर काफी संघर्ष किया था और इनके संघर्ष में महात्मा गांधी ने भी रोल निभाया था, ठीक है। लेकिन नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, और उनको रिहाई दी गई थी काफी लंबे वक्त के बाद, और जब वो निकले उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का रक्षक है, यानी कि स्वतंत्रता को कौन रक्षा कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक दलीय प्रणाली, तानाशाही प्रणाली और अधिकार न होना। तो इसमें जो है आप फटाक से मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा। तो जिन बच्चों ने बता दिया है वो तो बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्योंकि आपको पता है जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का 6 मौलिक अधिकार है, तो जो 6 वाला मौलिक अधिकार है उसको भीमराव अम्बेडकर ने बोला है हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और ऊपर से जो 6 वाला मौलिक अधिकार है उसको मतलब उनमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपका 6ठा मौलिक अधिकार ये कहता है कि आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हो और उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है, तो क्या है? वे अधिकार जो प्राचीन काल में राजा ने दिया था, वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते थे, सी वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति देती है, या वे अधिकार जो व्यक्ति की विकास के लिए जरूरी है। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति देती है प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विकास है क्या है? गुणात्मक अवधारणा, परिणात्मक अवधारणा, उपयुक्त ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं बता दूं आंसर सी होगा आंसर, क्योंकि इसमें गुणात्मक अवधारणा और परिणात्मक अवधारणा दोनों होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, फटाक से कमेंट सेक्शन में आप खुद बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी किया है तो जाहिर सी बात है इन क्वेश्चनों का अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड हो रही है वैसे जाहिर सी बात है हिस्ट्री की भी होगी। तो इस वजह से हिस्ट्री की वीडियो पाने के लिए या फिर लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं जिनको नोट्स चाहिए तो फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अपना नंबर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें मैसेज कीजिए और नोट्स पाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जल्दी से बताइए आप कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन
इसको अब मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है, तो इस वजह से ये हो जाएगा गलत और इसी को हम कह देंगे सही, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो महात्मा गांधी ने वास्तविक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस पुस्तक में दी थी? तो किस पुस्तक में दी थी? तो हिंद स्वराज में इन्होंने दिया था, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन अनुच्छेद के तहत होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 365, 366, 367, 368। तो 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 12 अनुसूचियां प्रेजेंट टाइम में। जिस टाइम पे भारतीय संविधान को बनाया गया था उस टाइम पे 8 थी, लेकिन अब क्या प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, यानी कि कौन से वर्ष भारत आया था? मार्च 1946, मार्च 1942, अप्रैल 1946, अप्रैल 1942। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मार्च 1942 में। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं अभी लिख लीजिए, अभी उसको याद कर लीजिएगा, और जितने भी प्लेलिस्ट में मैंने हर चैप्टर की अलग अलग सेपरेट मैंने एमसीक्यू वीडियो डाली है और 40 नंबर का एक सेट भी मैंने करवाया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त यानी कि काम करने की अवधि 60 से 62 कर दी गई थी? कौन से संशोधन के द्वारा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 15वें संशोधन के द्वारा 60 से 62 वर्ष की उम्र बढ़ा दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, तो अभी हमने ऊपर बात किया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो है नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। क्या ये नैतिक अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये कानूनी अधिकार है? अच्छा, क्या ये आर्थिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये? कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 131। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, कब की गई है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब 1989। ठीक है, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अच्छा, जो बच्चे अभी प्रीमियम में इसका वीडियो देख रहे हैं वो तो आंसर इसका फटाक से नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बच्चे उसके बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो पॉज कर करके भी आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे इतना तो श्योरिटी है कि आप लोग पेपर की तैयारी कर चुके होंगे, तो इन क्वेश्चनों को जवाब देने में कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आती है तो उन क्वेश्चनों को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्न में से किस देश द्वारा अपनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहां से अपनाई गई है? इजराइल। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इजराइल ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आपको पता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। तो इसके लिए ग्राम सभा में लोग क्या है खुद जाके वोट वगैरह देते हैं, इस वजह से सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यह याद रखना कि पहले चुनाव आयुक्त पूछा जाता है, सबसे पहला चुनाव आयुक्त कौन थे और अब के चुनाव आयुक्त कौन है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो इसका जो आपको आंसर देना है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूंगा, पिन करके आपको ऑप्शन बता दूंगा, आपको वहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा। लेकिन कोशिश खुद से कीजिए, बुक्स उठाइए, बुक्स में देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए, लेकिन जरूर बताइए। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? सही विकल्प चुनिए। कौन सा अधिकारी को दी गई है पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव करवाने के लिए? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई है, या प्रधानमंत्री को दी गई है, या फिर सरपंच को दी गई है, या फिर राज्य के चुनाव आयुक्त की दी गई है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है वही पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन संविधान की सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। ए आंसर इज अ राइट आंसर। ठीक है। अगला, अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो किसका है? मैकियावेली की, अरस्तू का, आइंस्टीन का या फिर लास्की का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, लास्की ने इस चीज को कहा था। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर तीसरा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर चौथा नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका भी आप आंसर खुद ही बताइएगा, मैं आपका इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो 30 क्वेश्चन जो मुझे लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दिया हूँ। बाकी सारे जो एमसीक्यू हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको करवा ही रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे और सारे एमसीक्यू का जो लिंक वगैरह मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं टिप्स कि पेपर को कैसे करना है। तो आपको पता है टोटल आपका जो OMR जो सीट है, OMR सीट में जो बॉक्स बने रहेंगे वो 60 के बने होंगे। कितने? जो 60 नंबर होता है ना, 60 के बने होंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है? तो इस तरीके से बोला जाएगा 60 क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी 60 क्वेश्चन ही आएगा। तो 60 क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो मैंने सैंपल पेपर करवाया था उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें स्टार्टिंग के जो 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन को करने हैं? 20 का करना है। और उसके बाद जो अगला जो 24 क्वेश्चन है उसमें से कितने करने हैं? आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो लास्ट के 12 क्वेश्चन है उसमें से कुल कितने अटेम्प्ट करने हैं? तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है आपकी 60 और अटेम्प्ट करने वाले की संख्या हो जाती है 50। ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के जो 24 क्वेश्चन है उस पर एक मार्क लगा देना कि इन 24 क्वेश्चन में मुझे 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं उस पर क्या करना है? सर्कल बना देना, इसको हमें छोड़ना है। और जो छोड़ने वाले क्वेश्चन है उसमें AMOR सीट में जो लास्ट में ऑप्शन दिए होते हैं ना हैशटैग वाले में, तो उसमें क्या करना है? जो भी आपको क्वेश्चन छोड़ना है, जैसे मान लो तीसरा क्वेश्चन छोड़ना है तो यहाँ पे 1 2 3 करके बॉक्स होंगे, उसको क्या कर देना? आपको सर्कल कर देना है। OMR सीट का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें सारा चीज मैंने बता रखा है। जो बच्चे नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, क्योंकि पहला पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आपकी गलती हो, क्योंकि आप एक तो सबसे पहली बात तो नर्वसनेस फील करोगे क्योंकि OMR सीट है, दूसरी बात पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पहला ही पेपर पॉलिटिकल साइंस का, इस वजह से तो इस वजह से आप पूरा श्योर होकर जाना, OMR की वीडियो देख लीजिए, सैंपल पेपर की वीडियो देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग में आपको 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद फिर 24 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फिर लास्ट में 12 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक चीज और, एक क्वेश्चन जो है आपका 0.80 मार्क्स का है, तो इस तरीके से आपके जो 50 क्वेश्चन है इनको मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा 0.80 मार्क्स से तो हो जाएगा ये 40 नंबर का। तो यानी कि आपको टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा चीज कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन पहले कीजिएगा जो आपको आता है, अच्छे शॉर्ट तरीके से आता है, उसको OMR सीट में भरते जाइएगा। फिर दूसरे नंबर पे उन क्वेश्चनों को कीजिए जिनमें आपको कंफ्यूजन है, और थर्ड नंबर पे उन क्वेश्चन को कीजिए जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है। उनको करेंगे कैसे? या तो देखिए सिंपल सी चीज है, या तो आप खुद अगर पढ़े होगे तो आप उसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज क्या करना आपको, अगर हेल्प मिल जाती है अपने आसपास के फ्रेंडों से तो उधर से ले लेना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखते हैं। अगर आसपास से मदद मिल जाती है तो कर लेना। देखो ये जेन्युइन सी चीज है। अगर मैं आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप फ्रेंडों से हेल्प लेने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है या फिर दोस्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है तो आप ले सकते हो मदद, कोई ऐसी वाली चीज नहीं है। हर एक स्कूल में होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपका फ्रेंड मदद कर देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, जो भी आपको जिस पे ज्यादा सटीक लग रहा है उसको क्या करना है, टिक मार देना है, क्योंकि आपको पता है 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो जरूरी सही होगा, है ना। तो इस तरीके से ठीक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से सारा चीज मैंने आपको बता दिया। कल के पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।
और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। यानी कि 50 क्वेश्चन को कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन ही करके चले आओ, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसको सर्कल जरूर कर लेना, हैशटैग वाले में जाकर सर्कल जरूर कर लेना, और जितना हो सके उतना आज रात को जितनी भी सपोर्ट मटेरियल हो गया, बुक्स हो गया, जो मेरे नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट चीजों को बस देखते जाएगा, एक बार पढ़ते जाइएगा, सारा चीज याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी सारा चीज मैंने करा दिया है, और बाकी एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट, सारा पेपर अटेंड करके आना, सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में क्वेश्चन पेपर के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।